अब समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा है कि डॉक्टरी पेशा बहुत ऊंचा होता है। हर परिवार चाहता है कि उनका एक बेटा डॉक्टर बने। मेरी मां भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मंत्री केटीआर ने मुख्य अतिथि के रूप में एआईजी अस्पताल गच्चीबौली हैदराबाद में आयोजित वुमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में भाग लिया। पारिवारिक जीवन का त्याग कर लोगों की सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य समझकर काम करने वाले चिकित्सकों की प्रशंसा की जाती है। उन्होंने कहा है कि वे किसी भी आपात स्थिति में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाएं गजब का हुनर दिखा रही है। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को दिल से धन्यवाद दिया। हैदराबाद सभी क्षेत्रों के लिए पहचान बन गया है। तेलंगाना की महिलाएं सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। केटीआर ने कहा है कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण को महत्व दे रही है। Possibly got in agriculture or something. I didn't want to do that. Then I actually went to Karnataka, took that entrance test. Now what happened is, of course, in Karnataka there were many more medical colleges. The private medical college system is far more robust. So I got in there. In fact, I got in some of the best colleges in Karnataka. But my father is a very persuasive man. He can convince you, to basically do anything he wants. Right? So when I came and told him that I got through this entrance test in Karnataka and I'm going to join medicine in Karnataka, he told me, do you know how many years a doctor kind of takes to settle into life? I said, I have no clue. My mom wanted me to be a doctor, so I'm going to be a doctor. He said, you'll be 32 or 33 by the time you complete your graduation, post-graduation, super specialization and a bunch of other things. And then for the rest of your life, you could be called at 12 in the midnight, for an emergency, and you'll have to run. So there won't be much of a work-life balance. He kind of basically stressed me out by saying all that. I said, okay, if that is the case, I'm not doing it. I'd rather do something else. So that's how I ended up not being a doctor. This is where I'm going with this. वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने सीएम केसीआर पर तेलंगाना के शहीदों के परिवार की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। शर्मिला ने श्रीकांत चारी की पुण्यतिथि पर उनके चित्रपट पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य बनाने को लेकर किए गए आंदोलन में जहां 1200 अमरवीरों ने त्याग और बलिदान का परिचय दिया, वहीं राज्य सरकार द्वारा केवल 500 अमरवीरों के परिवार के 500 लोगों को आंशिक मदद दी गई। सीएम केसीआर ने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। शर्मिला ने कहा है कि चुनाव में हारने के बाद भी कल्वकुंतला कविता को एमएलसी पद दिया गया था। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि श्रीकांत चारी की मां शंकरम्मा चुनाव में हार जाएगी, यह मालूम होने के बावजूद उन्हें चुनाव में खड़ा किया गया। राज्य के वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि डबल इंजन वाले बीजेपी शासित राज्यों में विकास और कल्याण पिछड़ा हुआ है। कामारेड्डी जिले के पिटलम में 30 बिस्तरों वाले सीएचसी अस्पताल भवन का शिलान्यास किया गया और कृषि बाजार वाणिज्यिक दुकानों के एक परिसर का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद चिकित्सा सेवा में काफी विकास हुआ है। सीएम केसीआर ने डायलिसिस के मरीजों की समस्याओं की पहचान की है और समाधान करने के उद्देश्य से डायलिसिस केंद्र बनाया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना बनने से पहले 3 डायलिसिस सेंटर थे, तो अब यह बढ़कर 83 हो गए हैं। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि हाल ही में 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। 157 मेडिकल कॉलेजों में से एक भी मेडिकल कॉलेज केंद्र द्वारा तेलंगाना को नहीं दिया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कामारेड्डी में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा और जितने लोग हैं उतने लोगों को केसीआर किट और पोषण किट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मातृ मृत्यु दर कम करने में तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। सिंचाई विभाग ईएनसी हरिराम की बेटी की शादी हैदराबाद में हुई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री केसीआर शादी समारोह में शामिल होकर नव दंपत्ति को मंगलमय जीवन की कामना करते हुए शुभ आशीर्वाद दिया। शहर के सिंचाई विभाग ईएनसी हरिराम की बेटी की धूमधाम से शादी हुई। शादी समारोह में मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। तेलंगाना के पहले चरण के आंदोलनकारी के रूप में पहले अमरवीर काजोसु श्रीकांत चारी की आज पुण्यतिथि है। मंत्री हरीश राव ने उनके चित्रपट पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में हम अमीर वीरों के लक्ष्य को पूरा कर राज्य के हर परिवार को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना आंदोलन के दौरान आज ही के दिन एलबी नगर रिंग रोड पर पेट्रोल डालकर श्रीकांत चारी खुद को आग लगा ली।
श्रीकांतचारी की मृत्यु के बाद तेलंगाना आंदोलन तेज हो गया और अंततः तेलंगाना को राज्य का दर्जा मिला। उनका मूल स्थान संयुक्त नलगोंडा जिला मोल्तकुरु मंडल में पोड़ीचेरू गांव है। हर कोई उस वीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एमएलसी कविता प्रगति भवन गई। उन्होंने सीएम केसीआर से मुलाकात की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा उनको नोटिस जारी किए जाने के बाद से ही नेताओं और कार्यकर्ताओं का उनके घर पर आना जाना लगा हुआ है। उनके घर के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीबीआई ने कविता से शराब घोटाले में सीआरपीसी की धारा 160 के तहत जांच में सहयोग करने को कहा। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले में आईपीसी की धारा 477A के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि इस मामले की जांच में उनसे जुड़ी कुछ बातें सामने आई है और सबूतों के आधार पर आगे की जांच की जानी चाहिए। इसीलिए सीबीआई ने नोटिस में पूछा है कि इस महीने की 6 तारीख को सुबह 11 बजे से दिल्ली और हैदराबाद में कहां उपलब्ध रहेंगे। वहीं एमएलसी कविता का कहना है कि उन्हें नोटिस मिला है। उन्होंने सीबीआई को जवाब दिया है कि इस महीने की 6 तारीख को हैदराबाद स्थित अपने आवास पर उपलब्ध रहेंगी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर द्वारा छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में नया एंगल सामने आया है। प्रोफेसर रवि रंजन का मानना है कि वह हाल ही में थाईलैंड से आए एक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं। वह पीड़िता को अपनी कार में ले गया जब वह मूल बातें सिखाने वाली किताब लेने के लिए घर आ रहा था। छात्र ने पुलिस से कहा है कि घर जाने के बाद उसने अभद्र व्यवहार किया। उसने कहा है कि जब उसे शराब की पेशकश की गई और उसने अश्लील तरीके से छुआ तो उसने विरोध किया। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि प्रोफेसर ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसे अपनी कार में ले जाकर विश्वविद्यालय के गेट के सामने छोड़ दिया। पुलिस ने कहा है कि प्रोफेसर रवि रंजन को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया गया है कि छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा है कि प्रोफेसर रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि प्रोफेसर रवि रंजन पर पहले भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि परिसर के अंदर होने वाली किसी भी घटना की जांच के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से एक समिति है। समिति पहले से ही प्रोफेसर रवि रंजन के उत्पीड़न से जुड़े 2 मामलों की जांच कर रही है। छात्रों का आरोप है कि उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब यह घटना हो गई है। छात्र प्रोफेसर रवि रंजन को यूनिवर्सिटी से स्थायी रूप से निष्कासित करने की मांग को लेकर परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस जगह पे पढ़ने के लिए अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं, अगर वहीं के प्रोफेसर वगैरह हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हम और कहाँ जाएंगे। आज विश्व विकलांग दिवस है। इस मौके पर एल्विन कॉलोनी डिवीजन नंबर 124 के कॉर्पोरेटर दोंडला वेंकटेश गौड़ ने विकलांगों को जरूरी सामान और किट सौंपे।
कॉर्पोरेटर दोंडला वेंकटेश गौड़ ने कहा है कि दिव्यांग को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तेलंगाना सरकार दिव्यांगों के कल्याण और विकास को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है, उन्हें प्रोत्साहित कर उनका धैर्य बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगों को अपनी हीनता की भावना को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। कार्यक्रम में युवा नेता दोंडला रामकृष्ण गौड़, डिवीजन अध्यक्ष सामा रेड्डी, महासचिव गुंडला श्रीनिवास, बोया किशन, रामलू गौड़, वरलक्ष्मी सहित अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल टी.एम. श्रीलता ने कहा है कि लोगों को बेहतर सेवाएं देने वाले डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है। देश का डाक विभाग दुनिया भर में हर तबके के लोगों को बेहतर सेवाएं दे रहा है। सैनिकपुरी में सशस्त्र बल सहकारी आवास सोसाइटी के समारोह हाल में डाकघर सिकंदराबाद मंडल के वरिष्ठ अधीक्षक के नेतृत्व में सुकन्या समृद्धि योजना महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में खाता खोलने वाले विभिन्न उप डाकपालों, पंचायती राज संस्थाओं एवं पोस्टमैनों की स्मृति चिन्ह देकर प्रशासित पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीएमजी श्रीलता, अपर निदेशक नरेंद्र बाबू, डाकघर अधीक्षक नरेश कापरा, डिवीजन के कॉर्पोरेटर स्वर्णराज, सहायक अधीक्षक अधिकारियों के साथ साथ डाक ग्राहक व अन्य शामिल हुए। Next, under the NDC performance, the first prize goes to Srimati Sautanya, PA Kukatpalli, NDC Kukatpalli. तेलंगाना यूथ डिमांड्स डे कॉन्फ्रेंस का आयोजन हैदराबाद ओयू में किया गया। तेलंगाना आंदोलन के पहले चरण के अमरवीर श्रीकांत चारी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके चित्रपट पर पुष्पार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नागरिक अधिकार नेता प्रोफेसर हरगोपाल ने पिछले 8 सालों में युवाओं के कल्याण व विकास पर ध्यान नहीं देने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर शांतिपूर्ण माहौल में आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने विधायकों पर ठेके और जमीन हड़पने तक की सीमित रहने का आरोप लगाया। तिरुपति नायक की गरीबी की स्थिति इसका एक उदाहरण है। नागरिक अधिकार नेता पीएल विश्वेश्वर राव ने कहा है कि 5000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने पूछा है कि केसीआर के वादों को पूरा नहीं किया गया है, जबकि यूनिवर्सिटियों को हैंडीक्रैफ्ट बना दिया गया है। उनके वादों का क्या? उन्होंने हमेशा नए झूठ का इस्तेमाल किया है और ऐतिहासिक ओयू में कोई रिक्त स्थान नहीं भरा है। विधायक को प्रताड़ित करने के मामले के मुख्य आरोपी जग्गू स्वामी ने राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एसआईटी ने केरल में रह रहे जग्गू स्वामी की तलाश शुरू की है। छुपे हुए स्वामी को ढूंढा जा रहा है। जग्गू स्वामी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। एसआईटी नोटिस और लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई। जग्गू स्वामी की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की घटना के मद्देनजर राज्य सरकार ने वरंगल के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी को निशाने पर लिया है। उन्हें बिना पोस्टिंग दिए ही पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने इस आशय का आदेश जारी किया है। तरुण जोशी के स्थान पर हैदराबाद शहर के पुलिस संयुक्त आयुक्त एवी रंगनाथ का तबादला वरंगल कर दिया गया है। रंगनाथ को वरंगल पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और लोगों ने तरुण जोशी को विदाई दी। उन्होंने फूलों से सजे पुलिस वाहन में शोभा यात्रा निकाली। अधिकारी व कर्मचारी जुलूस में शामिल हुए। कर राजस्व बढ़ना राज्य के खजाने के लिए अच्छा है, लेकिन गैर कर राजस्व और अनुदान उम्मीदों से बहुत दूर है। अक्टूबर के अंत में कर राजस्व बजट अनुमानों के 55% से अधिक था, लेकिन गैर कर राजस्व 34% था और अनुदान केवल 13% था। पहले 7 महीनों में हर तरह से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड इकट्ठा किया गया और सरकार ने 93,000 करोड़ खर्च किए।
सेकंड वॉइस, टीएस टैक्स रेवेन्यू पीकेजी। चालू वित्त वर्ष के प्रथम 7 माह में राज्य सरकार ने 70,126 करोड़ रुपए का कर राजस्व एकत्र किया है। यह बजट में प्रस्तावित 26,606 करोड़ के कर राजस्व का 55.39% है। अक्टूबर के अंत में वित्त विभाग के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्य सरकार की आय व्यय पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। जीएसटी के माध्यम से अक्टूबर के अंत में वित्त विभाग के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने राज्य सरकार की आय व्यय पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपी। जीएसटी के माध्यम से 23,493 करोड़, बिक्री कर के माध्यम से 17,329 करोड़, आबकारी कर के माध्यम से 10,320 करोड़ और स्टैंप पंजीकरण के माध्यम से 8,238 करोड़ जमा हुए। केंद्रीय करों में राज्यांश के रूप में 5,911 करोड़ तथा अन्य करों के माध्यम से 4,832 करोड़ गैर कर राजस्व अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में गैर कर राजस्व 25,421 करोड़ आंका गया। अक्टूबर के अंत में केवल 8,796 करोड़, जो कि इसका 34% है, एकत्र हुआ है। विभिन्न रूपों में अनुदान के रूप में 21,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 7 माह में मिला अनुदान मात्र 5,592 करोड़ है। यह बजट अनुमान का महज 13% है। चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर माह के अंत में राज्य सरकार ने FRBM के अंतर्गत ऋण के माध्यम से 20,057 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह बजट में प्रस्तावित 52,167 करोड़ का 38% है। राज्य के खजाने में हर तरह से 1,50,187 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यह 2,45,256 करोड़ के बजट अनुमान को 43% यह 2,45,256 करोड़ के बजट अनुमान का 43% तक है। अगर हम महीने के हिसाब से देखें तो अप्रैल और मई महीने को छोड़ दें तो अन्य 5 महीनों में राजस्व 10,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अक्टूबर में टैक्स के जरिए सिर्फ 395 करोड़ मिले। अनुदान से राजकोष में मात्र 85 करोड़ रुपए पहुंचे। अक्टूबर के अंत तक सरकार का खर्च 93,478 करोड़ रुपए था, जिसमें से राजस्व व्यय 84,052 करोड़ है, जबकि पूंजीगत व्यय 9,425 करोड़ है। 11,734 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान पर और 21,499 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन पर खर्च किए गए हैं। 8,015 करोड़ पेंशन पर और 5,710 करोड़ सब्सिडी पर खर्च किए गए। दूसरी ओर तेलंगाना का अपना एक राजस्व तेजी से बढ़ रहा है। राजकोष को महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करना है। इस बार प्रथम 7 माह में प्राप्त कर राजस्व वित्तीय वर्ष 2020-2021 की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया है। 2 साल पहले अप्रैल से अक्टूबर के बीच 7 महीनों में राज्य सरकार ने सभी करों के रूप में 22,846 करोड़ की कमाई की है। दरअसल पिछले साल से आमदनी में इजाफा होना शुरू हो गया है। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह सिलसिला जारी है। पिछले साल की तुलना में इस बार सभी करों के राजस्व में औसतन 10% की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार को प्रत्यक्ष कर राजस्व 2 रूपों में प्राप्त होता है। पेट्रो उत्पादों और शराब पर मूल्यवर्धित कर वेट के रूप में है और यह सभी व्यावसायिक लेन देन की वस्तु एवं सेवा कर। फिलहाल आंकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार को वेट के तहत पेट्रोल और शराब से भारी आमदनी हो रही है। पेट्रो उत्पादों के जरिए वित्त वर्ष 2020-2021 के पहले 7 महीनों की तुलना में इस बार राजकोष दुगुने से भी ज्यादा हो गया है। वर्ष 2022-2021 में पेट्रो उत्पादों पर वेट 3,970 करोड़ रुपए था। इस बार बढ़कर 8,770 करोड़ रुपए हो गया है।
शराब पर वेट राजस्व भी बढ़कर 40% हो गया है। अप्रैल से अक्टूबर 2020-2021 में 6,000 करोड़ रुपए जमा हुए। वर्ष 2021-2022 में 7,929 करोड़, इस बार 8,384 करोड़ रुपए। पिछले साल की तुलना में इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अन्य कारोबारी लेन देन पर लगने वाला वेट इस साल राजकोष में 17,560 करोड़ रुपए पहुंच गया है। उल्लेखनीय है कि यह वर्ष 2020-2021 में मात्र 10,367 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 15,340 करोड़ रुपए है। दूसरी तरफ केंद्र ने जीएसटी लागू होने के 5 साल पूरे होने पर इस साल जुलाई से राज्यों को देय मुआवजा बंद कर दिया है। भले ही वह मुआवजा न आए, तेलंगानी जीएसटी संग्रह में बढ़ रहा है। अक्टूबर अंत तक के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जीएसटी के रूप में 21,322 करोड़ रुपए राज्य में खजाने में पहुंचे हैं। इसमें जीएसटी के 9,537 करोड़ 63 लाख है, जबकि आईजीएसटी की हिस्सेदारी 10,801 करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का राजस्व में 31% की वृद्धि हुई है। एसजीएसटी और आईजीएसटी को मिलाकर वर्ष 2020-2021 में 10,917 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 16,222 करोड़ रुपए जुटाए गए। यानी आंकड़े साफ करते हैं कि 2 साल में जीएसटी कलेक्शन दुगुना हो गया है। अधिकारी इस बात से खुश है कि वेट और जीएसटी दोनों टैक्स के रूप में एक साथ आ रहे हैं, लेकिन पिछले वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों की तुलना में इस बार जुलाई और अक्टूबर के महीनों में टैक्स कलेक्शन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन शीर्ष 5 महीनों में उच्च वृद्धि के साथ समग्र कर संग्रह में वृद्धि हुई है, उन्होंने यह स्पष्ट किया है।